अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। इस जंग को 13 दिन हो चुके हैं और इन 13 दिनों में करीब 2000 जानें जा चुकी हैं। स्थिति यह कि फिलहाल यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस युद्ध के चलते पूरी दुनिया में एनर्जी संकट गहराने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% कच्चे तेल और गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। इस रास्ते से भारत की एनर्जी की जरूरत का करीब 40% ऑयल और गैस गुजरता है और पिछले 13 दिनों से यह रास्ता बंद है और ईरान ने धमकी दी है कि बिना उसकी इजाजत के कोई इस इलाके से जहाज या ऑयल टैंकर लेकर जा नहीं सकता। कोई ऐसा करता है तो उसका नतीजा बुरा होगा। ईरान ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि बुधवार को 2 शिप पर हमले करके भी बता दिया कि जो वो कह रहा है वो उसका मतलब रखता है। और यही वजह है कि अमेरिका के लाख भरोसा देने के बावजूद भी किसी देश का शिप यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि ईरान ने सिर्फ और सिर्फ भारत फ्लैग्स वाले यानी कि भारतीय फ्लैग्स वाले शिप और कार्गोस यहां से गुजरने की इजाजत दे दी। मतलब कोई भारतीय जहाज है तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दिया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका की मदद ना कर रहे हों। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे उससे पहले ईरान अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की थी और बताया था कि ईरान इसी के बाद से भारतीय शिप और ऑयल टैंकर को हॉर्मुज से जाने की इजाजत देने पर तैयार हुआ। अब जिस हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत दी गई है उसकी अहमियत क्या है मैं आपको यह बताता हूं। देखिए, हॉर्मुज के रास्ते दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है और इस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिस पर कब्जा ईरान का माना जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत की 40% तेल का सप्लाई होता है। रोज हॉर्मुज से भारत का तकरीबन 27 लाख बैरल तेल जो है वो भारत पहुंचता है। फिलहाल पर्शियन गल्फ में 28 भारतीय शिप जो हैं वो फंसे हुए हैं। 24 शिप हॉर्मुज के पश्चिम में मौजूद हैं और यहां पर कई सारे भारतीय नागरिक भी हैं। 24 शिप्स में 177 भारतीय नागरिक मौजूद हैं जो कि शिप के साथ एज अ क्रू मौजूद हैं। 4 वेसल्स हॉर्मुज के पूर्व में फंसे हुए हैं। 4 वेसल्स में 101 भारतीय नागरिक जो हैं वो फंसे हुए हैं और इनके निकलने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। इन्हें निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है भारत की ओर से और उनमें से अब खबर यह आ रही है कि इजाजत दे दी है ईरान ने इन शिप्स को पास ऑन होने की। इन सबके बीच हॉर्मुज से भारतीय फ्लैग वाले शिप गुजरने के ईरान से मिली इजाजत को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला कर दिया है। बीजेपी सांसदों ने इसे केंद्र सरकार की विदेश और कूटनीति की जीत बताया। राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेता और इंडिया अलायंस के दल भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ईरान ने भारत को स्पेशल इजाजत दी है उसके बाद विपक्ष के नेताओं के मुंह बंद हो गए, जबकि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब उसका एक जवाब तो अपने आप आ गया। कितनी बड़ी सफलता है कि जहां ईरान कह रहा है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई शिप्स नहीं गुजरने देंगे और वहीं उन्होंने भारत के शिप्स को कहा है कि हम अलाउ करेंगे। तो ये है भारत की आज दुनिया में स्थिति, चाहे भारत की विदेश नीति। आज भारत जिस तरीके का पूरे वैश्विक तनाव में जो अपनी भूमिका निभा रहा है उसका परिणाम है कि आज ईरान ने It's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This is this war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। देखो, ये अपनी परराष्ट्र जो नीति है और मोदी जी का जो नेतृत्व का जीत है,
जो अपने जो जहाज है उनको छोड़ने का जो निर्णय ईरान ने लिया है, हम वो निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारी पॉलिसी है, उसके वजह से अगर परमिशन मिल रही तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर नहीं आ रहे थे तब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे। अभी आ रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए राहुल गांधी ने। ये दोहला नीति क्यों कर रहे हैं? लेकिन आज जो ईरान ने घोषणा की है वो शायद अभी तक किसी देश के लिए एक तरह से ग्रीन कार्ड जैसा जो होता है, इतनी स्पष्टता के साथ अभी तक किसी के बारे में इस तरह से घोषित नहीं किया है। ये राजनीतिक कूटनीति का जो है ये बहुत ही बड़ी सफलता है। दरअसल बीते 48 घंटों में तेजी से ईरान और भारत के रिश्तों में बदलाव आया और दोनों तरफ से विदेश मंत्रियों की 3 बार बातचीत हो चुकी है। जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक एस जयशंकर और अब्बास अरागची में बातचीत हुई है। इस दौरान समुद्री सुरक्षा और युद्ध के बीच व्यापार पर बातचीत हुई कि भाई युद्ध तो चल रहा है लेकिन व्यापार कैसे होगा, इस पर चर्चा की गई। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर चर्चा की गई है, जो सूत्र बता रहे हैं। युद्ध के बावजूद दोनों देशों में राजनयिक संपर्क बने रहेंगे, ये बातचीत इस तरफ इशारा कर रही है। भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत, ये भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है और इसी बातचीत के दौरान ये इजाजत मिली। पुष्पक और परिमल ऑयल टैंकर सुरक्षित निकल आए हैं, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है इस बातचीत के बाद। और अभी क्योंकि बताया जा रहा था कि उस एरिया में 24 जो जहाज हैं वो फंसे हुए हैं, उनमें से 2 निकल गए, मतलब 22 अभी और वहां से आना बाकी है। ईरान और भारतीय रिश्तों में सुधार के ये संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि देश का विपक्ष बता रहा था कि ईरान और भारत के बीच के रिश्ते जो हैं वो तल्ख हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया। लेकिन भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान के साथ फोन पर बातचीत की और उसके बाद ये रिश्ते जो हैं वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अश्विनी मिश्रा जी आप ही से करता हूं। भाई, ईरान से संबंध खराब होने पर देश का विपक्ष काफी ज्यादा चिंतित था। यहां ईरान ने इजाजत दी है कि भाई आप अपने जहाजों को गुजार सकते हैं, आप अपना ट्रेड चला सकते हैं, राजनयिक संबंध बने रहेंगे। ये तो कम से कम भारत की कूटनीतिक जीत मानेगा विपक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। पहली चीज तो ऐसी खबर सूत्रों से नहीं आनी चाहिए, सरकार से आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मीडिया जो है हमारा सरकार से भी तेज चल रहा है। मीडिया के सूत्रों से खबरें आ रही हैं और सरकार से नहीं आ रही, जबकि ये फैसला सरकार से आना चाहिए था। मान लेते हैं आपके अगर सूत्र सही भी हैं, मान लेते हैं अगर आपके सूत्र सही हैं, तो इसका मतलब ये भी आप मानते हैं कि पहले हमारी कूटनीतिक हार हुई थी। जब ईरान ने हम पर रोक लगाई थी वो एक कूटनीतिक हार थी देश के लिए। देखिए अश्विनी जी, शब्दों की बाजीगरी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं ना। पहले कूटनीतिक हार हुई इसका ये मतलब थोड़ी है, मतलब वो तो सबके लिए बंद किया था ना, और कूटनीतिक हार के तौर पर तो विपक्ष देख रहा था। आप बताइए, अब अगर इजाजत मिल गई मतलब सबके लिए ब्लॉक है और अगर भारत के लिए खुला है तो क्या ये कूटनीतिक जीत नहीं है? अनुराग जी, अगर ये कूटनीतिक जीत है तो इसका मतलब है कि जब हम पर रोक लगाई गई थी वो कूटनीतिक हार थी। तो क्या हम पर रोक लगाई गई थी अश्विनी मिश्रा जी? क्या हम पर रोक लगाई गई थी या सारे पूरे विश्व के सारे देशों के लिए रोक थी? सारे देशों पर तो रोक नहीं है। किसने कहा आपको? रोक नहीं है। अच्छा, तो कौन कौन से देश के जहाज निकल रहे बताइए जरा। चलिए हम सूत्र के हिसाब से चला रहे हैं, आप ऑथेंटिक जानकारी दीजिए कौन से देश के जहाज निकल रहे हैं, कौन से देश के जहाज निकल रहे हैं? आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि हमको परमिशन मिल गई है, तो आपके पास श्योर मुझे पता है इन्फॉर्मेशन होगी किन किन देशों पर रोक नहीं है। नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको, मैं बता दे रहा हूं आपको, चाइना पर नहीं है और रशिया पर नहीं है, और चाइना और रशिया तो एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं। आप जंग के इस मुहाने पर ये कहेंगे कि भारत भी क्या ईरान को एम्यूनिशन दे या जंग के लिए हथियार दे? आप सपोर्ट करते हैं? भारत करते हैं? भारत एक शांत प्रिय देश था। मोदी जी, तो भारत ने उसी शांति प्रिय डिप्लोमेसी के साथ अपने जहाज गुजारने की अगर परमिशन ले ली जंग के इन हालातों में ईरान से, तो ये भारत की कूटनीतिक जीत कैसे नहीं है सर? मैं बोल तो रहा हूं, अगर आप किसी चीज को जीत बोलते हो तो इसका मतलब है जो पहले हुई थी वो हार हुई थी, हार के बाद ही तो जीत होगी। ऐसा तो नहीं है कि जीत पे जीत हो सकती है। तो आप या तो पहले ये एक्सेप्ट करें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पहले हुआ था वो हार हुई, तब तो हम इस पर बहस करेंगे। तो मतलब नहीं है। मैं क्या बोलूं अब मैं क्या बोलूं? आप कौशल कांत जी जवाब दे दीजिए। पहले हार हो गई थी अब जीत हो गई, मतलब जीत तभी होती है जब हार होती है। तो पहले आप हार गए तो फिर जीत गए।
अरे आप बोलो, रुकिए, जवाब दे रहे हैं बीजेपी के। गलत हुआ है, तभी तो बीजेपी के कौशल कांत जी बड़े मुखर प्रवक्ता है, जवाब देंगे आपको। ठीक है कौशल कांत जी। यही प्रॉब्लम नहीं है अनुराग जी, प्रॉब्लम यही है। हाँ। मीडिया को हर एक चीज मास्टर स्ट्रोक दिखती है, गलतियां नहीं दिखती हैं। हाँ। अगर गलतियों और विपक्ष को हर चीज में सिर्फ परेशानी दिखती है, तो शायद समस्या क्या है? मैं अपने सुनिए ना, मैं अश्विनी जी मैं बता तो रहा हूं, मेरे आसपास के भी कई लोग इतने नेगेटिव हैं कि कोई सही चीज भी देखेंगे, सही चीज भी आएगी तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर ढूंढेंगे। तो विपक्ष की समस्या ये, हमको हर चीज में पॉजिटिविटी दिखती है, आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है। कौशल कांत मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं सूत्र के हवाले से क्यों आ रहा है, ऑथेंटिक कुछ भी सामने क्यों नहीं आ रहा है? हालांकि ऑथेंटिक के रूप में मैं एक चीज बता दूं, एक ऑयल टैंकर जो है वो समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंच चुका है, 2 आने वाले हैं, ये ऑथेंटिक खबर है, और उसके बाद बाकी भी आ रहे हैं जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। नाउ इट्स योर टाइम सर। कौशल कांत जी। अनुराग जी एक्चुअली क्या करे, बेचारे कांग्रेस वाले थक चुके हैं। राहुल गांधी जी 105 बार हार चुके, तो उन्हें हर जगह हारे नजर आती है। तो जब तक जहां राहुल गांधी दिखेंगे वहां उन्हें हारी नजर आएगी। अब मोदी जी आए, चिंता न कीजिए। जिस तरीके से देश चल रहा है, जिस तरीके से डिप्लोमेसी चल रही है, उसका इंडेक्स अगर देखना चाहें तो एक पासपोर्ट रैंकिंग का इंडेक्स होता है, हेनरीज इंडेक्स, उसमें देखिए इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग आपके समय से आज कितना बढ़ गया है। ठीक, आप जिस तरीके से इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद भी रशिया एंड चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन किस तरह का है ईरान के साथ, और वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भारत अपने शांति के दम पे, डिप्लोमेसी के दम पे पूरे विश्व में एक इकलौता ऐसा देश बना है जिसके ऊपर अगर तिरंगा अगर किसी जहाज के ऊपर लगा है, वो उस खाड़ी से निकल करके हमारे देश में आ रहा है। ये गर्व की बात होनी चाहिए। ठीक है आप क्रिटिसाइज करें, पर कम से कम देश के लिए तो, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई जीत नहीं है, ये देश की जीत है। ये देश का मान बढ़ा है पूरे विश्व के लेवल पे, कम से कम देश के लिए तो विपक्ष को खुश होना चाहिए। अश्विनी जी हमेशा राहुल गांधी जी के प्रवक्ता बने रहेंगे तो उससे थोड़ा ऊपर। कौशल कांत जी एक चीज जरा बताइए ना, उनको सूत्र से परेशानी है, आप ऑथेंटिफाई कर रहे हैं इसको? मैं तो ऑथेंटिफाई कर रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिफाई कर रहा हूं जी, कि अगर किसी भी जहाज के ऊपर तिरंगा लगा होगा तो वो उस खाड़ी से सुरक्षित निकलेगा, और उनको ईरान के लोगों को बात करने की और क्या कैसे कहा जाए। मुझे लगता है कि इसमें तू महंगे की जरूरत नहीं है। अश्विनी जी मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। अश्विनी जी बिल्कुल अश्विनी जी मैं आपके बीच में, अश्विनी जी आप अरे अश्विनी जी मैं बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, देश के प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री इस समय पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं जिनको पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व स्थापित करता है, और वो जिस तरह से इस क्राइसिस के समय में भी पूरा विश्व उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये मानने में दिक्कत क्या है भाई? आपके देश के अपने प्रधानमंत्री हैं भाई, उसमें आपको दिक्कत क्या है? भारत के प्रधानमंत्री पे गर्व करना हर भारतीय का गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए। अश्विनी जी एक सेकंड, अश्विनी जी एक सेकंड, कौशल कांत बोलते जाएंगे। एक सेकंड, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। अच्छा एक सेकंड अश्विनी जी सुनिए ना, नहीं होता डिबेट का। अश्विनी 4 बजे आप डिबेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है कौशल कांत सर, आप ठीक है, जिस चीज की जरूरत थी वो आपने बताया कि भाई ऑथेंटिक है या नहीं, वो आपने बता दिया, ऑथेंटिफाई कर दिया। लेकिन अश्विनी जी की बड़ी बात ये है, वो जो मुझे अभी भी सोचकर मन में थोड़ी सी हंसी आ रही है कि भाई जीतता आदमी तब जब पहले हार जाता है। बहुत मतलब क्या बात कही है, ठीक है। लेकिन अश्विनी जी डेड इकोनॉमी कहने वाले राहुल गांधी हार का नतीजा। अश्विनी जी सुनिए, फ्रेजाइल 5 में ले जाने वाले इकोनॉमी को देश की, वो कांग्रेस का नतीजा तो हार नजर आती है। ठीक है कौशल कांत जी, आप भी वही कर रहे हैं जो अश्विनी जी कर रहे थे। मैं तो बीच में नहीं बोला, आपको ठीक है सर, ओके। अश्विनी जी आपको दिक्कत थी ऑथेंटिफाई होने की, उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने कहा ये कंफर्म खबर है, अब मानेंगे भारत की डिप्लोमेटिक जीत। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, हाँ। जीत, डिप्लोमेटिक जीत आप क्यों बोल रहे हो? आप एक देश को ऐसी व्यवस्था में ले जाओ, ऐसी सिचुएशन में ले जाओ जहां त्राहिमाम पूरा देश करने लगे, और फिर थोड़ा सा बिल्कुल आग में जल लगे और थोड़ा पानी छिड़क दो और बोला देखो डिप्लोमेटिक जीत, हमने जो है थोड़ा सा कम कर दिया, आग लगना कम कर दिया। आपको लग रहा है कि ये जो तेल रुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, इसके लिए भारत जिम्मेदार है? हालातों के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो तेल रुका या गैस रुका, भारत जिम्मेदार है? ये जंग के लिए भारत जिम्मेदार है सर? अश्विनी जी भारत के ईरान के साथ क्या रिलेशन थे और क्या रिलेशन हो गए? ईरान ने भारत क्या रिलेशन थे? जंग के बीच में ईरान बोल रहा है नहीं हम राजनयिक संबंध जारी रखेंगे, वो तो रिश्ते तो वैसे के वैसे ही है ना सर? क्या रिश्ते तो क्या हो गए? अगर रिश्ते वैसे के वैसे ही हैं, अगर रिश्ते वैसे के वैसे ही हैं तो हम पे रोक क्यों लगाई गई? हमारे रिश्ते हमेशा तो उसके साथ अच्छे थे, हम पे तो कभी रोक
नहीं लगी आज से पहले, हम पे रोक लगाई गई। अरे साहब वो सबके लिए रोक थी। 40% अरे तेल आता है देश में, क्या किल्लत है अश्विनी गैस जी, की? आपको दिख रही है? मेरा ये भ्रम मत तोड़िए कि आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो रोक सबके लिए थी। वो कूटनीतिक दबाव अपनी तरफ से ईरान सब पर बना रहा था, और उस दबाव के बीच में भी भारत अगर अपने तेल टैंकर्स निकलवा ले रहा है तो इसको कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। देश में ये हालात इस सरकार के कारण हैं। हालात, बदतर हालात में दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर आपको कोई, अगर मुझे लगता है आप विरोध में वहां तक भी चले जाएंगे कि बगल में कुछ हो रहा है, बगल में किसी के घर पे बच्चा भी पैदा हो रहा है तो बोले सरकार की देन है। कौशल कांत जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। जल्दी से 20 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में एक जवाब कि आप उस आदमी को जगा सकते हैं जो सो रहा हो, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाया नहीं जा सकता। यही हाल राहुल गांधी का है और यही हाल कांग्रेस का है। ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, ओके अश्विनी मिश्रा जी, बहुत वक्त दिया मैंने आपको, आ रहा हूं मैं। ठीक है, ये वीडियो फिर दिखाइएगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, आपको भी लगता है कि ये सब मतलब जंग भारत की वजह से हो रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेल रुका, दूसरे देशों का भी जो तेल रुका ये भारत की वजह से रुका, ये आपको भी यही लग रहा है क्या सर? अनुराग जी, इस युद्ध में कम से कम पूरी दुनिया और ईरान ये जरूर चाहता होगा कि भारत का पक्ष क्या है। हाँ। और ये देश भी जानना चाहता है कि इस युद्ध में भारत का अपना पक्ष क्या है। सुन लीजिए, भारत का अपना पक्ष क्या है। और जब ईरान जो आपका कूटनीतिक दोस्त भी था और आपका सांस्कृतिक दोस्त भी है, ऐतिहासिक दोस्त भी है, अगर उसके यहाँ बच्चियों पर स्कूलों में हमला हो, अस्पताल पर हमला हो, पानी के प्लांट पर हमला हो, तो वो कम से कम ये उम्मीद जरूर कर सकता है कि भारत जैसे देश की प्रतिक्रिया आए। और जब भारत के अंदर ईरान का युद्धपोत ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए आए और वापस जाते समय उसे अमेरिका मार दे, पानी में डुबो दे और 80 से ज्यादा उसके अधिकारी की मौत हो जाए। और आप ये बात जानते हैं कि ऐसे युद्धपोत में कोई वेपन्स लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में होता है। और आपकी टेरिटरी के जस्ट बाहर जाकर के अगर इस तरह का काम हो जाए तो कम से कम भारत सरकार को उसकी निंदा जरूर करनी चाहिए। जैसे आपने अपने ओपनिंग में कहा कि लगता है कि ईरान और भारत के रिश्ते पिछले 48 घंटे में सुधर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर साहब तो कोई मैं आ रहा हूं, अश्विनी जी, सूर्य कुमार मैथिल जी और कृष्णकांत जी में आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर साहब, तो आपकी सिर्फ समस्या ये कि भारत निंदा नहीं कर रहा, बस इतनी समस्या आपकी, बाकी सब ठीक है? मेरी कूटनीति का सबसे बड़ा ये हिस्सा होता है कि आप किस देश के साथ किस विषय पर खड़े हैं और किस विषय पर नहीं खड़े हैं। तो भारत तो शांति का पक्षधर है ना सर, वो किसी के वायलेंस को सपोर्ट क्यों करेगा या ऑथेंटिकेट क्यों करेगा? भारत ना अमेरिका का साथ दे रहा है ना ईरान का साथ दे रहा है। भारत के जब अपने हित की बात हो रही है तो वो अपने तेल टैंकर निकलवा ले रहा है। भारत का तो स्टैंड क्लियर है ना सर, ये आप नहीं समझ पा रहे, वो बात अलग है। अब मेरी बात, अरे भाई आप, मैं आ रहा हूं कौशल कांत जी। अगर भारत में ईरान का युद्धपोत ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए आए और वापस जाते समय उसको इसी का जवाब देना दिया जाए तो उस पर ठीक है कौशल कांत जी जवाब। कोई भी देश होता, अगर आप उसकी जगह भाई उनको उम्मीद करते उस युद्धपोत की टेंशन है, जल्दी जवाब दे दीजिए कौशल कांत जी। सुन लीजिए, मेरी 10 सेकंड और बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ जल्दी से धर्मेंद्र साहब। पिछले 48 घंटे में भारत और ईरान के रिश्ते सुधर रहे हैं। 48 घंटे में जुकाम सही नहीं होता है, आप रिश्तों को समझ ले सेंसेक्स बना दिया है कि रिश्ते सुधर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और ट्रंप की टोली का ये हाल है कि जैसे कोई टैंकर और निकाल दिए बीजेपी के लोगों ने। बिल्कुल मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सर्दी जुकाम नहीं होते हैं, वो लॉन्ग टर्म रिश्ते होते हैं। इसका मतलब जो कांग्रेस ये ड्रामा कर रही थी कि हमारे रिश्ते खराब हुए, कभी खराब नहीं हुए, तो हमेशा से स्वस्थ थे, अच्छे और आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। और जहां तक बात आ रही, मेरी सवाल ये है कि अपने दोस्त से कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब वेनेजुएला के लीडर को उठा करके अमेरिका वाले ले गए थे, उस समय ये सारा विपक्ष क्यों चुप था? उसने तब भारत की विदेश नीति के बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया? यहां पे समस्या यह है कि जब ये पूरे ईरान को एक धर्म विशेष से जोड़ करके अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का दिया जलाने की कोशिश करते हैं, जो जलने वाला नहीं है, मतलब ईरान का सपोर्ट सिर्फ इसलिए प्रोफेसर साहब ताकि मुस्लिम वोट भारत में आप साध सकें। बिल्कुल सही बात है। और एक और बहुत एक बात, 10 सेकंड प्रोफेसर साहब 10 सेकंड आपने जो ये बात बताई कि वो जो ईरान का युद्धपोत आया था एक्सरसाइज के लिए, पहली चीज ये देश को क्लियर कर दूं, वो भारत की जो समुद्री सीमा है उसमें उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ था। वो
वो समुद्री सीमा थी श्रीलंका की, जिसमें उसके ऊपर अटैक हुआ था। उस अटैक के बाद भी श्रीलंका मदद देने में सक्षम नहीं था, तो उसने भारत से कहा और भारत ने उनको मदद दी। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? आप लोग केवल राजनीति। प्रोफेसर साहब जल्दी, फिर मैं सूर्य प्रकाश मैथिल के पास जा रहा हूं। मुझे प्रोफेसर साहब, पूरा विश्वास है इस डिबेट को प्रधानमंत्री मोदी देखें और जो दावा करते थे हम हिंद महासागर के गार्जियन है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर उठ के आए हैं, तो अब हम सीमा तय करेंगे कि श्रीलंका के उधर होगा तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सर ये तो ग्लोबली तय है ना सर, कितना इंडियन वाटर है, कितना श्रीलंकन वाटर है। 160 बेटियों को स्कूल में अनुराग जी, इंटरनेशनल बॉर्डर तो इंटरनेशनल लॉ से चलता है ना। मानवता सबसे बड़ा धर्म है भारत का, इस थ्योरी को भूल जाओ तो ठीक नहीं है। वो उनके लिए सिर्फ एक ही नियम है प्रोफेसर साहब, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही नियम है, जहां से बीजेपी का विरोध हो जाए वो विरोध कर लेना। एक मिनट सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं कह रहा हूं सूर्य प्रकाश मैथिल जी, हम बार बार एक चीज सुनते हैं पॉलिटिकली, एक लाइन, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या यहां पर भी मोदी जी हैं तभी क्या ये मुमकिन हो पाए कि इंडियन बोट्स को अलाउ किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो पास हो जाए? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि मोदी है तो ही मुमकिन है। कारण चाहे वो 2003 का इराक युद्ध हो, चाहे उससे पहले खाड़ी देशों के युद्ध हो, जिस प्रकार से उस समय में 100% से ज्यादा कीमतें 3 दिन के अंदर बढ़ गई थी, क्या भारत में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी? नहीं बढ़ी। और 2-3 पॉइंट्स है जिस पर मुझे जवाब देना है, मुझे 2 मिनट पूरे दीजिएगा प्लीज। जैसा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि कौन से सूत्र हैं, तो ये सबूत मांगने के आदी हो चुके हैं। जब बालाकोट कोर्ट में एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी ये सबूत मांग रहे थे, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी ये सबूत मांग रहे थे, जब भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया और बॉर्डर पार करके पाकिस्तान को ठोक के आए तब भी ये सबूत मांग रहे थे, और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में जब भावलपुर और पंजाब तक में मुरीके तक में घुस के हमारे ब्रह्मोस ने फाड़ दिया तब भी ये सबूत मांग रहे थे। तो इनकी आंखों पर पट्टा चढ़ा हुआ इटालियन, तो ये इटालियन पट्टा उतारेंगे नहीं, इनको सबूत दिखाई देंगे नहीं। अब अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के बोल रहे थे कि 160 बच्चियों का, भैया देखिए बच्चियां सबकी साझी होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक अंतरराष्ट्रीय नीति होती है भारत में। जब आप कूटनीति की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय नीति की बात करते हैं, तो वह बोला नहीं जाता है। वहां जो आपके काम होते हैं वो काम बताते हैं कि आप किस तरह पर किस तरफ नहीं है। ये मैं आपको पहले एक बात बताऊं, आपने क्या गलत बात बोली कि एक ईरानी सेना का जहाज बिगर हथियार के आया, तो साहब कभी भी कोई भी सैन्य जहाज बिगर हथियार के कहीं भी मूव नहीं करता, ये आप समझ लीजिए, पहले पढ़िए। दूसरी चीज सुनिए पूरी बात, देखिए बीच में नहीं बोला, देखिए ईरान की प्रोफेसर साहब आपके टाइम पे बोल लीजिएगा, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। हाँ सुनिए ना, अरे सुनिए, भारत का कंडक्ट बता रहा हूं। वो कह रहे हैं आपका फैक्ट गलत है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, वो कह रहे हैं फैक्ट गलत है आपका। आज भी भारतीय गोदी पर शरणागत है, उसको हमने शरण दे रखी है, तो ये हमारा एक्ट बताता है कि हमारा जो तरीका है ईरान को देखने का वो क्या है, और ईरान के लिए भारत सदैव खड़ा रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी सच बात है कि हम किसी देश के साथ। ओके सूर्य जी एक मिनट, प्रोफेसर साहब की कोई आपत्ति? प्रोफेसर साहब जल्दी, फिर मैं अश्विनी जी के पास जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ युद्ध पोत जब साझा अभ्यास के लिए आता है तो उसमें वेपन्स लेके नहीं आता, प्रोटोकॉल होता है। अरे साहब झूठ मत बोलिए, कैसी बातें आप कर रहे हैं? पूरा वो एम्युनिशन लैंडेड होता है। कोई भी जहाज अगर आता है, चाहे कोई फाइटर प्लेन अगर विदेशी एयर शो में जाता है, तो उसके पास भी पूरे एम्युनिशन होते हैं, वो पूरी तरह से लोडेड होता है। धर्मेंद्र यादव जी, मुझे नहीं पता आप कहाँ के प्रवक्ता है, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ये तरस आता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे उन बच्चों को क्या जानकारी होंगे, किस प्रकार की। ठीक है सूर्य जी, मैं आ रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव जी आ रहा हूँ। ओके, मुद्दा ये नहीं है कि उस पे वेपन्स थे या नहीं थे, मुद्दा इस बात को लेकर है कि भारत कहां स्टैंड करता है, और ऐसे जब वर्ल्ड में वॉर जैसी सिचुएशन है तो भारत उसमें क्या स्ट्रेटेजिकली कर रहा है। एक बहुत अच्छी बात कही सूर्य प्रकाश मैथिल ने, अश्विनी जी, कि भाई डिप्लोमेटिकली आप जो कर रहे हैं वो बोलने से ज्यादा आपके एक्शंस में दिखना चाहिए, जो कि आज भारत सरकार के एक्शंस में दिख रहा है। फिर आपत्ति क्यों हो रही है? आपने, मैथिली जी ने बोला है कि मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही बात बोली है।
मोदी है तो मुमकिन है, लोग गैस की लाइन में लगे हुए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, डॉलर 93 पे पहुंच गया, याद है मोदी जी बोलते थे डॉलर ऐसे नहीं गिरता, मोदी है तो मुमकिन है। देश में 90% लोग जो है घाना से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। पिछले 11 सालों में 90% लोगों के पास 60% वेल्थ थी, वो 45 रह गई। और आपके व्यूअर देख सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आप देखिए एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ रहा है, हरदीप पुरी जी का नाम आ रहा है, ये भी मोदी है तो मुमकिन है। तो जब सब कुछ मोदी है तो मुमकिन है और मीडिया को मास्टर स्ट्रोक सिंड्रोम है। 2 महीने पहले चाइना और रशिया हमारे बेस्ट एलाइ थे। आप अभी सिर्फ अपोज करने का सिंड्रोम है तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। कृष्णकांत जी प्लीज जवाब दे दीजिए। ठीक है अश्विनी जी, लिमिटेड वक्त है मेरे पास। कृष्णकांत जी जवाब। हाँ अनुराग जी, एप्स्टीन फाइल की बार बार बात करते हैं तो उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, प्रियंका जी का भी नाम है, वाड्रा साहब का भी नाम है। तो अगर इतना डेरोगेटरी है, इतना प्रॉब्लमेटिक है तो उनका नाम क्यों लेते? इसको जवाब देना है ना। बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा है, सबूत के साथ दें, गाल बजाने का काम नहीं है। कौशल कांत जी, इट्स योर टर्न सर, जल्दी 20 सेकंड में सर। बस 20 सेकंड में। जब से भारत देश आजाद हुआ तब से पहली बार भारत की विदेश नीति में 2 चेंजेस आए हैं। अभी तक